सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत। मालिक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलएलपी। कल हमने एलएलपी के सेक्शन नंबर 24 तक का पार्ट खत्म कर दिया था। आज से रजिस्ट्रेशन और चेंजेस के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। बताएं भैया सभी कैसे हैं? एलएलपी के रिवीजन से आपने शुरुआत कर दी होगी फाइनल कंक्लूजन्स की, और ऑलरेडी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा और पार्टनरशिप, 3 अलग अलग एक्ट खत्म कर चुके हैं। आज हम एलएलपी के जस्ट बाद कंपनीज एक्ट भी शुरू करने वाले हैं। बोलिए मालिक। यस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं हमारी कहानी। सेक्शन नंबर 25 क्वेश्चन है, रूल्स बताएं रिगार्डिंग चेंजेस इन पार्टनर्स अगर होता है एलएलपी में तो उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहला, पार्टनर को इन्फॉर्म करना होगा एलएलपी को अगर उसका नाम या पता कुछ भी चेंज होता है विद इन अ पीरियड ऑफ, कितना समय दिया गया, 15 डेज ऑफ सच चेंज, 15 दिन के अंदर वो इन्फॉर्म कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, अगर कोई भी पार्टनर इसको कंट्रावेन करता है तो 2000 रुपए से लेके 25,000 तक का उस पर क्या लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। बोलिए मालिक, क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पार्टनर सीज करता है टू बी अ पार्टनर इन एनएलपी तो वो खुद चाहे तो ही हिमसेल्फ में फाइल विद द रजिस्ट्रार, वो नोटिस दे सकता है खुद। वो खुद चाहे तो नोटिस दे सकता है व्हेनेवर ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। और नोटिस कैसा होगा? ही हैज अ, कैसा कॉज है उसके पास? रीजनेबल कॉज टू बिलीव है कि एलएलपी नोटिस फाइल नहीं करेगा। भाई मैं एक पार्टनर हूँ एलएलपी में, मुझे लग रहा बाकी पार्टनर मुझसे चिढ़ते हैं तो मैंने रिजाइन कर दिया, सीज कर दिया। मुझे लग रहा है ये बाकी पार्टनर साले जो है नोटिस भी नहीं देंगे रजिस्ट्रार को, तो फिर मैं खुद ही नोटिस दे दूं, ज्यादा बेटर है। बोलिए भाई फटाफट से। तो if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice with the registrar, और in case ऐसा कोई नोटिस पार्टनर फाइल करेगा तो रजिस्ट्रार कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा किससे? एलएलपी से, जब तक कि एलएलपी हैज आल्सो फाइल्ड, आल्सो लिखा हुआ है। और अगर कोई कंफर्मेशन नहीं आती है विद इन 15 डेज तो रजिस्ट्रार मान लेगा कि पार्टनर खत्म हो गया है, सीज हो गया है। ही शैल रजिस्टर द नोटिस मेड बाय द पर्सन, रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा नोटिस को, मतलब वो बिलीव कर लेगा कि हाँ पार्टनर सीज हो चुके हो क्योंकि आपने खुद ने आगे बढ़ के नोटिस दिया है। बोलिए मालिक, पहला सेक्शन खत्म। सेक्शन 25 के अंतर्गत हमने 2-3 चीजें पढ़ ली, 25 सबसेक्शन 6, 25 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 25 याद रख लें, 25(1) कि 15 दिनों के अंदर नोटिस देना है। अगर कंट्रावेंशन हुआ तो 2000 से 25,000 तक का फाइन। बोलिए फटाफट से, कमेंट करें, लाइक करें। और कोई भी पर्सन अगर सीज करता है तो ही हिमसेल्फ में फाइल द नोटिस। अगर उसको लगता है क्या, रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि एलएलपी विल नॉट फाइल द नोटिस, तो ऐसा कुछ भी होगा तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? विल कंफर्म टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी अनलेस द एलएलपी हैज आल्सो फाइल्ड सच। इन केस नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय द एलएलपी विद इन 15 डेज तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि सीजेशन हो गया है। बोलिए दोस्तों, हाँ या ना? राधे राधे हर्षित जी। ड्यूटी ऑफ एलएलपी क्या है? एक एलएलपी का भी कर्तव्य है कि जब भी कोई पर्सन पार्टनर बनता है या पार्टनर सीज होता है तो रजिस्ट्रार के पास एलएलपी खुद भी नोटिस फाइल करेगी विद इन 30 डेज, जिस तारीख से कोई पार्टनर आया या जिस तारीख से कोई पार्टनर गया। वेरेवर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस, अगर ऐसा भी हुआ तो भी उनको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को नोटिस देना है। बहुत इजी सेक्शंस, 2000 से लेके 25,000 तक का फाइन। बोले फटाफट से, कमेंट करें क्या इजी सेक्शन है, मन से लिख पाएंगे हम लोग? कमेंट करें मालिक फटाफट से। नेक्स्ट पार्ट कंप्लायंसेस का रहेगा। अ नोटिस फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार शाल बी, कैसे होगा? इन सच फॉर्म विद सच फीस, जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो। शाल बी साइन बाय, कौन साइन करेगा इन सब फॉर्म्स पे? कौन साइन करेगा? शाल बी साइन बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। लो, को ऑथेंटिकेट भी कर देगा। और अगर ये किसी इनकमिंग पार्टनर से रिलेटेड नोटिस है, मतलब जब कोई पार्टनर बना, बिकम वर्ड लगा रहे हैं हम, तो एक स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा कि जो आ रहा है उसने अपनी क्या दे दी, कंसेंट फाइल कर दी है भैया, हाँ कि ना? तो कंसेंट फाइल करवाना भी जरूरी है। राम राम मुकुल जी। तो ध्यान रखिएगा, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी। नोटिस ड्यूटी बना दी उन्होंने, पार्टनर की भी ड्यूटी बना दी उन्होंने, एलएलपी की भी।
पार्टनर को 15-15 दिन के समय का टाइम पीरियड है, एलएलपी को 30-30 दिन वाला टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े मालिक? फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर एंड ऑफ अ एलएलपी क्या होगा, इसके और हम बढ़ना शुरू करेंगे। एलएलपी के कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जो आप मुझसे सुन के भी याद कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आप फ्री है, एलएलपी का लेक्चर लगा के फिर से बैठ जाएं। कल हमने आधा पार्ट कवर कर लिया था, यूनिट नंबर पार्टनरशिप का 3, और एलएलपी का लेक्चर डे नंबर 13 में कवर हुआ है दोस्तों। अगर किसी को देखना हो तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? पार्टनर क्या दूसरे पार्टनर का एजेंट होगा? हम बोलेंगे ना। पार्टनर ऑफ एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस is the agent of the LLP but not of the। तो रिपीट करें एक बार, सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है। एवरी पार्टनर ऑफ द LLP फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द LLP इज द एजेंट ऑफ द LLP बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ये लाइन जरूर लिखिएगा। ये था पार्टनर का। LLP की लायबिलिटी की बात करते हैं। LLP इज, साफ साफ बोला उन्होंने, नॉट बाउंड बाय, मना कर दिया। LLP इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विथ अ। कब लायबल नहीं होगी? वैसे लायबल होना चाहिए अगर कोई पार्टनर एक्ट करता है तो, लेकिन कब लायबल नहीं होगी? तो कब होगा? इफ पार्टनर इनफैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू, बाकी मन से बोलो, इनफैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, अ पर्टिकुलर एक्ट। दूसरा, द पर्सन मतलब थर्ड पार्टी जानती थी या वो पार्टनर जानता था, ही हैज नो अथॉरिटी, ही हैज नो अथॉरिटी और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ। तो फिर ये तो इंडिविजुअल केस हो गया कि अगर एक्स वाई से डील कर रहा है जो कि एक एलएलपी का पार्टनर है, लेकिन एक्स जानता ही नहीं है कि वाई पार्टनर है, तो वो पर्सनली डील कर रहा है कि एलएलपी के बिहाफ पे हो रहा है? पर्सनली। गुड मॉर्निंग भव्या। रिपीट कर, एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर, बोलो, इन डीलिंग विथ अ person if the partner has no authority to act for the in doing such particular act, or the person knows that he has or does not know or believe him to be a, जो डील कर रहा है वो जानता ही नहीं है कि वाई पार्टनर है। फिर एलएलपी लायबल कब होगी? एलएलपी इज लायबल कब? जब पार्टनर ने कोई एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट था, ओमिशन था, और जो भी किया वो आप हमेशा जानते हो इन द कोर्स ऑफ, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो लाइन बनाए, बोले मन से, द एलएलपी इज लायबल इफ अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन ड्यू टू रॉन्गफुल एक्ट या फॉर अ रॉन्गफुल एक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो, और ओमिशन। तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से मिल गए हमको? लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट और इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द, और विच वेयर विद इन हिज अथॉरिटी। तो फिर एलएलपी लायबल होगी। बोलिए भैया। तो या तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो और साथ ही साथ अथॉरिटी हो, तो फिर जरूर एलएलपी लायबल हो सकती है। क्या हम पार्टनर और एलएलपी की लायबिलिटी समझा पाएंगे? छोटी छोटी सी। एक में पार्टनर को लायबल बनाया लेकिन एजेंट के तौर पर, बट नॉट द एजेंट ऑफ द अदर्स। एलएलपी को बोला गया नॉट बाउंड अगर पार्टनर ने जो एक्ट किया है विच इज नॉट इन हिज अथॉरिटी टू एक्ट। और फिर बोला गया पर्सन knows that he has no authority या the person does not know or believe him to be a partner। बोलिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें, लाइक करें। और इसीलिए बोला गया कोई भी ऑब्लिगेशन जो एलएलपी का होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो या अदर देन कॉन्ट्रैक्ट, शाल बी सोलली द ओनली एंड ओनली ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी किससे पे आउट की जाएगी? प्रॉपर्टी से। मतलब यहीं से तय हो गया कि पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। बोलिए मालिक, कमेंट करें फटाफट। एलएलपी की लायबिलिटी के ऊपर हम 3 पॉइंट लिख पाएंगे क्या? पहला, कब लायबल नहीं है, दूसरा, कब लायबल है, तीसरा, एलएलपी का ऑब्लिगेशन उसी का ही ऑब्लिगेशन है, सोलली वर्ड यूज कर लेना, और फोर्थ, लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी विल बी पे आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, विल बी मिट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। बोलिए दोस्तों, क्या मन से लिख पाएंगे 4 बातें? लायबल नहीं है, लायबल है, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी, ऐसे 4 वर्ड्स पे हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो पार्टनर क्या पर्सनली लायबल होगा? ना। कोई भी ऑब्लिगेशन जो लायबिलिटी, कोई भी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी जो किसकी है? एलएलपी की है, उसके लिए क्या पार्टनर पर्सनली लायबल होगा? नहीं। गुड मॉर्निंग स्वाति एंड मुस्कान। ध्यान रखिएगा कि पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल आइदर डायरेक्टली
और इनडायरेक्टली फॉर एनी ऑब्लिगेशन जो कि किसका है, एलएलपी का, तो उन्होंने लिखा ऑब्लिगेशन रेफर टू इन सेक्शन 27(3) जो ऊपर पढ़ा आपने, सोलली बाय रीजन ऑफ, सिर्फ इस रीजन से वो कभी भी लायबल नहीं होगा कि ही इज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सोलली ड्यू टू रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर इन द एलएलपी अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल। आगे पीछे कर सकते हैं सेंटेंस। चलिए अब इसमें एक और बात बोली, कब वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो सकता है, अगर उसने कैसा एक्ट किया है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, बोलो भैया। और पार्टनर लायबल कब नहीं होगा, किसी और पार्टनर के लिए वो जरूर लायबल नहीं होगा। तो अगर खुद खुद ही कोई रॉन्गफुल एक्ट करे तो फिर वो पर्सनली लायबल है क्या? यस। तीन चार बातें, कम से कम 3 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो। एक्सटेंट लायबिलिटी ऑफ एलएलपी और लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। बोलिए, पर्सनली लायबल वो कभी भी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बिल्कुल वैसे ही केस जैसा कि हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने वर्ड से मतलब एक्सप्रेसली, रिटर्न या बाय कंडक्ट इंप्लाइड मैनर में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या तो खुद को रिप्रेजेंट करा एज अ पार्टनर, ये बात हम पढ़ चुके हैं क्या पार्टनरशिप में, या नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, या तो खुद बोल रहा है या दूसरों को परमिट कर रहा है कि वो रिप्रेजेंट करें टू बी अ, तो अगर ऐसा व्यक्ति हुआ तो ही विल बी लायबल टू एनी पर्सन जिसने क्या करा, ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन गिवन क्रेडिट टू द LLP whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know कि ये रिप्रेजेंटेशन सामने वाले तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। मतलब जब मैं बोल रहा था, एग्जाम्पल बनाया था, वहां पर भी हमने एक्स जानबूझ के बोल रहा है, वाई और जेड LLP में पार्टनर्स हैं, एक्स जानबूझ के ए को बोल रहा है मैं भी इनके साथ पार्टनर हूं, रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फेथ पे ए ने क्या दे दी, क्रेडिट दे दी, किसको, LLP को। अब एक्स क्या बोल रहा है बाद में, मुझे क्या मालूम था वो भरोसा कर लेगा। आखिरी लाइन क्या बोलती, वेदर डज और डज नॉट नो, जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कौन है वो व्यक्ति, एक्स, ही डज और डज नॉट नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। बोलो भैया, तो बोलते जाए, रिपीट करें, होल्डिंग आउट में क्या क्या वर्ड है, पहला एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, या फिर knowingly permits himself to be as a is liable to, वो लायबल हो जाएगा जिस व्यक्ति ने क्या करा, हु हैज ऑन द फेथ, ए ने भरोसा कर लिया, हैज गिवन क्रेडिट टू द LLP। बोलो भैया, चाहे एक्स बाद में बोल दे मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी बात पे भरोसा कर लेगा, इसीलिए क्या बोला गया, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ या रिप्रेजेंटेड टू बी अ knows or does not knows that the representation has reached the, मेरी बात उस तक पहुंच गई, मुझे अंदाजा ही नहीं था। बोलो मालिक, हाँ कि ना, कमेंट करें भैया फटाफट से, याद हुआ होना चाहिए ये पूरा एजीटी सेक्शन नंबर 29 के साथ। तो चाहे एक्स लाख बोल ले कि मुझे तो मालूम ही नहीं था यार कि वो भरोसा कर लेगा, यार मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ए ने तो भरोसा कर लिया, तो एक्स ये लॉजिक, ये कंसेंट, इस तरह से कंसेंट नहीं दे सकता कि अरे यार मेरे को तो लगा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। माना जाएगा कि एक्स क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा। बोलिए दोस्तों, तो बोलो क्या क्या वर्ड है, एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटन और बाय रिप्रेजेंट और परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन अ LLP इज लायबल टू हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज गिवन क्रेडिट टू द, चाहे बाद में आखिरी में क्या बोल रहे, वेदर द पर्सन नोस, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नोज और डज नॉट नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच द पर्सन सो बिलीविंग सो गिविंग क्रेडिट अदर पर्सन, ऐसा भी लिख सकते। अगर कोई क्रेडिट आपने अगर रिसीव कर ही ली थी तो LLP भी लायबल होगी, कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट। हाँ, LLP को भी लायबल बनाए क्योंकि पैसे का यूज कहाँ पे हुआ है, LLP में ही तो हुआ है। और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड
देयर इन, ये बीच की लाइन लिख सको तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। बोले भैया हाउएवर वेरी एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द, कोई भी क्रेडिट किसने रिसीव की है, बाय द, एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, तो क्या मानेंगे, एलएलपी शैल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट, बोलो भैया, और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट रिसीव्ड बाय इट। तो पार्टनर को तो लायबल बना ही बनाया, पैसा आया काय में, कहां पे रिसीव हुआ है, किसने बेनिफिट रिसीव कर लिया, एलएलपी ने, तो उसको तो लायबल बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेट द बिजनेस इज, इस पे केस लॉ आ सकता है भैया, टिक कर ले, इंपॉर्टेंट, टिक करें इंपॉर्टेंट मालिक, और लाइक कर दें प्लीज। कमेंट जरूर करा करें। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है बिजनेस में और उसके बावजूद बिजनेस क्या किया गया, कंटिन्यूड इन द नेम ऑफ दी सेम एलएलपी नेम, कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और डिसीज पार्टनर्स नेम शाल, क्या बोलो, क्या करना चाहोगे, शाल नॉट इटसेल्फ लायबल बनाएं क्या उसको, हाँ तो क्या लिखना पड़ेगा, शाल नॉट इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज स्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट डन, अब मन से बोलो, बोलो, वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ the business is continued in the same LLP name, the continued use of that name or the name of the deceased partner, LLP का सेम नाम या डिसीज्ड पार्टनर का नाम भी आप अगर यूज कर रहे हो तो विल नॉट बाय इटसेल्फ क्या करेगा, मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल और हिज स्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट्स डन बाय द LLP आफ्टर हिज डेथ। तो इंपॉर्टेंट है भैया, केस लॉ में आ सकता है। मानस भाई 100 नंबर के पेपर है, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। अरे आईसीआई 2 महीने लेता है, मेरे को 10 दिन तो दोगे कि नहीं दोगे भाई। हाउ अ एलएलपी कैन बी वाउंड अप, एक और क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन टिक करें, पढ़ के जाना इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ अ एलएलपी कैन बी वाउंड अप, देखो वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या बोला, या तो आप वॉलेंटरीली कर लो या फिर किसके थ्रू कर लो, ट्रिब्यूनल के थ्रू कर लो, बोलिए मालिक। तो दो तरीके हैं, जैसे हमने पार्टनरशिप में ही पढ़ा था, या तो वॉलेंटरीली या बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो यहाँ कोर्ट की जगह क्या वर्ड है, ट्रिब्यूनल। तो क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब पास करती है, सेक्शन नंबर 64। तो एलएलपी कब वाउंड अप होगी, बाय द ट्रिब्यूनल। बोलो पहला केस, इफ द एलएलपी इटसेल्फ क्या डिसाइड करे कि एलएलपी वाउंड अप हो किसके थ्रू, तो पहला केस बोलो। एलएलपी में भी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, पहला केस, if the LLP decides that LLP be bound up by the ट्रिब्यूनल, खुद वाइंड अप करे, हो जाएगा, हो जाएगा मानस, कोशिश कर रहे हैं, 100 मार्क्स के पेपर है, ट्राई कर लेते हैं जितना हो जाए यार। इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ एलएलपी के नंबर ऑफ पार्टनर किससे नीचे चल रहे थे, रिड्यूस्ड बिलो 2, रिड्यूस्ड बिलो 2, तो अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पार्टनर्स बिलो 2 ही चल रहे हैं, तो आपने पढ़ा था कि वो अकेला पार्टनर ही हिमसेल्फ अलोन विल बी पर्सनली लायबल, ये भी पढ़ा था। और ऐसे केस में फिर ट्रिब्यूनल बोलेगी यार डिसॉल्व करो, इसको खत्म करो, अब कोई मतलब नहीं है, 6 महीने में भी कोई एडिशनल पार्टनर तो ऐड कर ही नहीं पाया। तीसरा, व्हेन एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स, बोलो। फोर्थ बोलो, इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, आप तो भारत के ही खिलाफ जा रहे हो, मतलब देश की सिक्योरिटी, देश की इंटीग्रिटी के खिलाफ जा रहे हो, या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, आपकी वर्किंग कैसी है, एलएलपी ने कैसा एक्ट किया, विच इज अगेंस्ट दी इंटरेस्ट, बोलो, इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग चेक करें, ये लिख के लिखने में गलती होगी नहीं तो स्पेलिंग की, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर ऑफ इंडिया, बोलिए। अगला, एलएलपी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्या करने में, इन फाइलिंग विद द, क्या चीज फाइल नहीं की, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और इंसॉल्वेंसी और
कितने समय तक, एनी 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। बोलिए मानस भाई, कमेंट करें दोस्तों सभी। तो 5 रीजन रिपीट करो। सबसे पहला, इफ द एलएलपी डिसाइड्स दैट, क्या बोला गया, एलएलपी बी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। दूसरा, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months द एलएलपी ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2। वापस से एलएलपी डिसाइड कर रही है कि चलो चलते हैं कोर्टी ट्रिब्यूनली, तो क्या बोल रहे हैं, एलएलपी डिसाइड दैट एलएलपी बाउंड अप बाय द। दूसरा बोलो, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months द नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस्ड बिलो 2। तीसरा बोलो, एलएलपी इज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट। चौथा बोलो, एलएलपी इज एक्टेड अगेंस्ट sovereignty, integrity, public order और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट या इंडिया। नेक्स्ट, एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग। रजिस्ट्रार को क्या फाइल नहीं किया, दो बातें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ये हो गया सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी along with AR एनुअल रिटर्न फॉर कितने साल के लिए मना कर रहे हो, 5 लगातार साल की अल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं बोला, 5 लगातार। और इसके अलावा कोई भी जस्ट, और ये तो लॉ हमेशा ही लिखता है, कोई भी उचित, कोई भी न्यायिक, बोलो कोई भी समतापूर्ण, हिंदी में इक्विटेबल को समतापूर्ण बोलते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हो, समता, इक्वालिटी के आधार पर। तो कोई भी ऐसा एक्ट आप करोगे तो वाइंड अप किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये दोनों डिफरेंसेस भी इंपॉर्टेंट है मालिक, आ सकते हैं एग्जाम में। बोले एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस होंगे, उसके पहले फटाफट से कमेंट कर दें, लाइक कर दें। बोलिए दादा। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रेगुलेटिंग एक्ट। एक का एक्ट है, बोलो कौन सा फटाफट से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक का एक्ट है एलएलपी एक्ट 2008। बॉडी कॉर्पोरेट का पॉइंट बनाओ, एक बॉडी कॉर्पोरेट है और एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है दोस्तों, हाथों हाथ मेरे साथ याद करो, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला एक्ट, दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरा बोलो सेपरेट लीगल एंटिटी से बोले, बोलो क्रिएशन। क्रिएशन एक क्रिएट होगा थ्रू अ लीगल प्रोसेस और एक क्रिएट होगा थ्रू अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बोलो मालिक। तो ए इज फॉर एक्ट, बी इज फॉर बॉडी, सी इज फॉर क्रिएशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, डी इज फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्या बोलो, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और उसमें से एक का क्या होना जरूरी है, ऐसा पार्टनरशिप में कोई प्रोविजन है क्या, नो सच प्रोविजन। बोलो मालिक, बोलो फटाफट, क्लियर है। देन एफ, फॉरेन पार्टनरशिप, फॉरेन नेशनल यहां पर पार्टनर हो सकते, लेकिन यहां पे पार्टनर नहीं हो सकते। बोलो ना, रिपीट करें, ए इज फॉर एक्ट, बी इज फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, सी इज फॉर क्रिएशन, डी इज फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। बोलो ना, एफ इज फॉर फॉरेन पार्टनरशिप को अपन ने लिया। और देखो कौन सा पॉइंट बीच में लेना चाहोगे, ई ले सकते हैं, एंटिटी, याद रह जाएगा एंटिटी। एंटिटी बोलो, ये सेपरेट है जबकि ऐसा कोई सेपरेशन यहां पर नहीं है। तो ए बी सी डी बोलते जाए, ए इज फॉर एक्ट, बी इज फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, सी इज फॉर क्रिएशन, डी इज फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर, ई इज फॉर एंटिटी, ऐसे एंटिटी बोलो ना। एफ इज फॉर फॉरेन नेशनल, बाहर से आया है वो, बोलो हाँ की ना। तो ये 6 पॉइंट तुम कम से कम लिख के आ जाए। बोलो दादा। इसके बाद अपने पास एक पॉइंट है लायबिलिटी का। तो बोलो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसी है, यहां पर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को छोड़ दो। जबकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड और कैन एक्सटेंड टू पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स। लिख पाएंगे लायबिलिटी, बोलो। तो एल हो गया अपना लायबिलिटी का। के बाद ये लो, म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी ओनली बट नॉट द, जबकि पार्टनरशिप में क्या बोलेंगे, ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स। बोलो भैया, फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर्स। तो ए बी सी डी ई एफ, फिर हो गया एल एम, बोलो ना हाँ की ना। फिर एन ले लो,
नेम बोलो, एलएलपी के नेम में पीछे क्या वर्ड सफिक्स में आएगा, एलएलपी वर्ड सफिक्स में आएगा। ऐसी कोई गाइडलाइन यहाँ पे, ये जो चाहे वैसा नाम रख सकते, एनी नेम एज पर देयर चॉइस। बोलिए मालिक। ये हो गया एल एम एन, ओ है नहीं, पी है क्या, पी, पी ले लो। परपेचुअल सक्सेशन बोलो, यहां पर क्या होगा, इट में अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, क्या क्या, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट, डेथ, इंसेनिटी, रिटायरमेंट। जबकि यहाँ क्या बोलना है, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, क्योंकि परपेचुअल है भाई ये, इस एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज फॉर एवर। और यहाँ बोलना है इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन, छोटा कर देना भले ही चाहो तो। हो गए 8-9 पॉइंट, बोलते जाए। ए इज फॉर act regulating, B is for body corporate, C is for creation, D is for designated partner, बोलो ना, E is for entity सेपरेट, है ना। फिर फॉरेन नेशनल को लेके आ रहे हो, ABCDEF तो ये हो गए, GHIJ नहीं है मेरे पास, K भी नहीं है। फिर L इज फॉर लाइबिलिटी, M इज फॉर म्यूचुअल एजेंसी, वापस से L इज फॉर लाइबिलिटी, कितनी है, लिमिटेड अनलिमिटेड। फिर म्यूचुअल एजेंसी, है ना। N इज फॉर नाम क्या है, बोलो हाँ कि ना। फिर बचा MNO, ओ है नहीं, P ले लो, परपेचुअल सक्सेशन, तो हमने P वर्ड उठा लिया। बोलो दोस्तों, क्यों है नहीं, रजिस्ट्रेशन, एक का मैंडेटरी है, एक का वॉलेंटरी है, लिख देंगे क्या, बोलो दादा। S से लो यहाँ पर, सील, S से सील, आर लिया ना तुमने रजिस्ट्रेशन, तो एस से क्या बनेगा, सील। कॉमन सील हो सकती है चाहे तो, यहाँ पे इसी कोई रिक्वायरमेंट या कंसेप्ट नहीं है। बोलो, तो MNOPQRS। फिर आगे बोलो, कोई और पॉइंट। आखिरी कौन सा पॉइंट बचा, माइनर एज अ पार्टनर और लीगल कंप्लायंसेस, और आखिरी एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलो याद करो, लीगल कंप्लायंस में क्या लोगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से किसकी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। माइनर को यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बेनिफिशियरी बना सकते हो, यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, है ना। सॉरी, यहाँ पे नहीं बना सकते, उल्टा बोल दिया मैं, यहाँ पे नहीं बना सकते, यहाँ पे बना सकते हैं, कैन नॉट और कैन। चलो इसके बाद आखिरी, यहाँ पर उसको कंपल्सरीली फाइलिंग करनी है, SAS, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट जाएगा, अकाउंट्स का स्टेटमेंट जाएगा, फाइलिंग जाएगी। यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, यहाँ क्या क्या जाएगा बोलो, एक तो एनुअल रिटर्न, बोलो, एक जाएगा स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, और एक जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो सोआ, सॉस और AR, तीन चीजें फाइल हो जाएगी। क्लियर है, बोलो भैया। बस इतना करना है अपने को, इतने सारे पॉइंट है अपने। नीचे के 3 पॉइंट बोले जो नए जोड़े अपन ने, एक जोड़ा अपन ने लीगल कंप्लायंसेस, है ना। तो आप चाहो तो के कर लो, के खाली जा रहा था ना अपना, के इज फॉर कानून, के इज फॉर कानून बोल सकते हैं। अरे बोलो, बोलो ABCDEF 6, A फॉर एक्ट, B फॉर बॉडी कॉर्प, C फॉर क्रिएशन, D फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर, E फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, F फॉर फॉरेननेस, GHIJ नहीं था, के इज फॉर लीगल कंप्लायंसेस, कानून। बोलो, JKL लाइबिलिटी, M म्यूचुअल एजेंसी, N नेम, नाम क्या है ना। बोलो, फिर ओ खाली जा रहा तो माइनर का ओ ले लो, ओ फॉर माइनर, ओ बच्चे माइनर। MNO, P is फॉर परपेचुअल सक्सेशन, बोलो मालिक, बोलो, है ना। और Q इज फॉर, क्यों ये डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं क्या, PQR बोलो, रजिस्ट्रेशन, S बोलो, सील, सील। क्लियर, देखना इसमें से 10 पॉइंट करीब करीब लिख के आ जाना, क्योंकि 5 मार्क्स में अगर आए तो अपन 8 पॉइंट 9 पॉइंट की कोशिश कर सकते हैं। चलिए दादा,
इजी आंसर है, बनना चाहिए अगर आ जाता है तो, अगर यही छोड़ के आएंगे तो फिर दिक्कत है। बोले मालिक कमेंट करें, लाइक कर दें फटाफट या डिसलाइक कर दे, एज यू विश। नेक्स्ट, एलएलपी और कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला वापस से रेगुलेटिंग एक्ट, एक का 2008 है, एक का 2013 है। यहाँ पर जो पर्सन जुड़ते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कहलाते हैं पार्टनर। यहाँ जो जुड़ते हैं, पैसा देते हैं, वो कहलाते हैं मेंबर्स। बोलो मालिक। तीसरा, इंटरनल गवर्नेंस, यहाँ पूरी तरह से इंटरनल गवर्नेंस जो पूरी तरह से चलेगा वो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, जबकि यहाँ एज पर स्टेच्यू चलेगा। सही है। तो बोलते हैं पहला एक दोनों का, एक का 2008, एक का 2013। एक में एक जगह पार्टनर्स होते हैं, एक जगह मेंबर्स होते हैं। फिर एक में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से चलता है, एक जगह स्टेच्यू और एमओए एओए से चलता है। नाम में पीछे सफिक्स वर्ड क्या होते हैं, एलएलपी सफिक्स किया जाता है। यहाँ पे नाम में या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है या फिर लिमिटेड। बोलो ना। फिर नंबर्स बोलो, यहाँ मिनिमम 2, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ प्राइवेट में मिनिमम 2 और 200, पब्लिक में 7 और नो लिमिट। लिख दोगे मन से। मेंबर यहाँ कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज हो सकता है। ध्यान रखना, बॉडी कॉर्पोरेट हमेशा किसके थ्रू होंगे, नॉमिनीज के थ्रू होंगे हमेशा, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर पार्टनर यहाँ पर कितनी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट विलफुल फ्रॉड। एक्सेप्ट विलफुल, यहाँ लाइबिलिटी कितनी है, टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। लिख दोगे मन से। मैनेजमेंट बोलो, यहाँ मैनेजमेंट किसके पास है, पार्टनर इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर अथोराइज्ड बाय द एग्रीमेंट। यहाँ किसके पास है, बोर्ड ऑफ इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। बोलिए मालिक फटाफट से। मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने, 2। यहाँ प्राइवेट में डायरेक्टर कितने और पब्लिक में कितने, 3। बोलिए हाँ कि ना। तो बोलते हैं सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्ट। फिर क्या देखा, मेंबर्स। बोलो ना। तीसरा, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। क्लियर। ये मिया लिख लो, MIA, मिया। बोलो ठीक। आगे के 3 वर्ड बनाओ, नेम, नंबर और लाइबिलिटी। बोलो क्या बनाओगे, नेम, नंबर और लाइबिलिटी। LNN या NLN, जैसा भी बनाना हो। बोलो हाँ कि ना। बोलो क्लियर है, समझ में आया। तो डिफरेंस बहुत इजी है, ज़्यादा लिखना आना चाहिए बस। इंपॉर्टेंट ये कि लिख सको बस कैसे भी, क्योंकि अगर इतना होने के बाद लिख नहीं पाया तो दिक्कत जाएगी। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर। टोटल पॉइंट गिनो, 1 2 3 और 5 और 3, 8 पॉइंट है। 8 के 8 लिखना, कुछ भी छोड़ना मत, है ना। वापस से देखो। सबसे पहले आपने बोला एक्ट कौन सा, फिर मेंबर्स कहलाते हैं, ये बात है, मेंबर्स कहलाते हैं। मेंबर से एक और पॉइंट बनाओ तो नंबर ऑफ मेंबर्स। बोलो ना। और लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। बोलो। एक और बनाओ, गवर्निंग कौन करता है, तो मेंबर्स करते हैं यहाँ पे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। तो यहीं पे बनाओ कि गवर्निंग करने वाले लोग कौन, गवर्न करने वाले लोग कौन, जो गवर्न कर रहे हैं वो एस पर कैसे कर रहे हैं, तो इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। बोलो ना। मेंबर्स ही मैनेज कर रहे हैं तो गवर्नेंस किए गया, मैनेज कर लो। मैनेज कौन करेगा, मेंबर्स। और वहां पे करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो। मेंबर्स की लाइबिलिटी हो गई, मेंबर्स के नंबर्स हो गए, मेंबर्स का मैनेजमेंट हो गया। बोलो। अब इसके बाद अपना पॉइंट बच गया यहाँ पे एक अपना नाम का, है ना। एक्ट तो हो गया, अब एलएलपी का नाम। तो एक नया पॉइंट बना लो यहाँ पे, एलएलपी का नाम के पीछे एलएलपी सफिक्स आएगा, वहां पे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आएंगे। बोलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स तो हो गए। अब कौन सा छूट गया बताओ, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो हो गए ना, नंबर तो हो गया पहले से ही, नंबर हो गया अपना, लाइबिलिटी हो गई, मैनेजमेंट हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक नंबर ये वाला है कि 2, मिनिमम मैक्सिमम कितना, और एक नंबर डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर के लिए। तो इसके 2 पार्ट कर लो नंबर के भी, एक मिनिमम मैक्सिमम
और एक बोलो डायरेक्टर्स पे लिख लो, डायरेक्टर्स कितने, उसके नंबर्स कितने, हो गए 8 पॉइंट। देखें भैया आराम से चेक करो। ए इज फॉर एक्ट, एम इज फॉर क्या कहलाते हैं, मेंबर्स और पार्टनर्स, फिर उन्हीं के नंबर्स, नंबर्स में दो मिनिमम और मैक्सिमम, फिर इधर मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर, मेंबर्स की ही लाइबिलिटी, मेंबर्स ही मैनेज करेंगे, वहां लिखोगे बीओडी मैनेज करेंगे, यहाँ फिर उसका एलएलपी का नाम और गवर्निंग स्ट्रक्चर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से चलता है, वहां स्टेचू से चलता है। बोलिए भैया। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं कबीर भाई। बोले आया समझ में, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो ये दो डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स और एलएलपी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में क्या होगा? फ्रॉड के केस में आपकी लायबिलिटी का नेचर कैसा हो जाएगा? अनलिमिटेड। बोले मालिक कमेंट कर दें, लाइक कर दें, बता दें फटाफट से। इन द इवेंट ऑफ एन एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी और इट्स पार्टनर्स, कैसा है? विद द इंटेंट, इंटेंशन क्या था इनका? टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन। बोलो, या फिर आप ये सब जो कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस। तो लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड ऑफ इट्स पार्टनर्स कैसी हो जाएगी? शैल बी unlimited for all or any of the debts and other liabilities of the LLP। बोलो भैया हाँ कि ना? तो किस किस का बोल रहे हैं? लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड, सारे नहीं, पार्टनर्स हु एक्टेड विथ सच इंटेंशन, ऐसा लिख देना, पार्टनर्स हु एक्टेड विथ सच इंटेंशन। बोलिए दोस्तों। 30 सबसेक्शन 1 है, देखिए ऐसा है क्या? ये लिखा ना, ये 30 सही लिखा है? ओके चलो। हाउएवर, अगर कोई एक्ट फ्रॉडुलेंट वाला सिर्फ किसने किया है? पार्टनर ने किया है, तो एलएलपी लायबल होगी कितना? टू द सेम एक्सटेंट एज द, जब तक कि एलएलपी ये प्रूव ना कर दे कि वो उसके नॉलेज और अथॉरिटी के बिना ही एक्ट किया, मतलब पर्सनली लायबल हो गया पार्टनर, क्योंकि उसने जो एक्ट किया ना तो उसके अथॉरिटी में था ना एलएलपी के नॉलेज में था, तो एलएलपी अब इस केस में कभी भी लायबल नहीं होगी। तो एलएलपी कब लायबल नहीं होगी? इन केस एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, द एलएलपी इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज ऑफ द, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव करना है? सच एक्ट वॉज विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ। तो भैया इसमें फिर वो फंस गया, वो पर्सनली कि नहीं फंस गया? याद करो, इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि लायबिलिटी वैसे लिमिटेड होती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ, क्या बोला था हमने अभी बार बार? क्या बोला था? विलफुल फ्रॉड बोला था। बोलिए दोस्तों। बोलिए मालिक, कमेंट करें फटाफट से। साथ ही साथ जेल बोलो, इम्प्रिजनमेंट कितना? 2 इयर्स। किसको बोला गया? जब भी कोई बिजनेस इस इंटेंट के साथ किया गया जो ऊपर लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु वाज नोइंगली अ पार्टी शाल बी पनिशेबल, सिंपल कर देना, शाल बी पनिशेबल। कितना इम्प्रिजनमेंट, कितनी जेल? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स और विथ फाइन विच शाल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू, तो भैया 2 साल की जेल। ये जेल कितनी? 2 साल की। और पैसा कितना लग गया? 50,000 से लेके 5 लाख तक का लग सकता है। सिमिलरली अगर कोई एलएलपी या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई एम्प्लॉय जिसने कंडक्ट किया अफेयर्स कैसे? फ्रॉडुलेंट मैनर में, बोलो भैया, उसके खिलाफ क्या जाएगी? क्रिमिनल लायबिलिटी जो जाएगी वो तो जाएगी ही, सही लिखा ना, विदाउट प्रिजुडाइस, वो तो जा ही सकती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी ये लोग लायबल होंगे, एलएलपी और पार्टनर शाल बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू एनी, मतलब जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो अलग है, ये तो अलग से जाएगी, आईपीसी वगैरह जो लगेगा वो अलग बात है। अभी एलएलपी एक्ट खुद ही क्या बोल रहा है कि आपको क्या पे करना पड़ जाएगा? कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज सफर्ड ड्यू टू सच कंडक्ट, जेल होगी, ये सब तो बात की मुद्दे हैं। बोलो भैया हाँ या ना? या तो आप प्रूव कर दो कि आपके नॉलेज और अथॉरिटी के बिना हुआ है, तो आपके साथ कुछ भी एक्शन नहीं होगा। तो वापस से क्या बोला गया? 33 सबसेक्शन बोलता है 3 कि यार है ना,
जो भी एलएलपी या डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई एम्प्लॉय इस तरह के अफेयर्स करता है, तो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होंगी वो अलग बात है। तो आप ये लिख पाओ इतना तो ठीक है, नहीं लिख पाओ तो फिर लिखना एलएलपी एंड सच पार्टनर शैल पे द कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और damages caused due to third party for any such reason, ऐसा कुछ करके आंसर बनाना। बोलिए मालिक। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं, क्या एलएलपी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी? सेक्शन नंबर 34, ये टिक कर लेना, पढ़ के चले जाना। एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज में बी, क्या बोला गया? प्रिस्क्राइब्ड। बोले दोस्तों फटाफट से, कैसे रखना है बुक्स रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स? कितने साल के लिए रखना है? ईच ईयर। कौन से मेथड पे रखना है? कैश या अक्रूवल? सिंगल की डबल एंट्री? कहाँ रखना है? कितने समय के लिए रखना है? एज में बी प्रिस्क्राइब। लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रॉपर बुक्स कब मानेंगे? जो किससे रिलेट करें? रिलेटिंग टू इट्स अफेयर्स फॉर ईच ईयर ऑफ एग्जिस्टेंट ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस एंड according to double entry system of accounting and shall maintain the same at its। कहाँ रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। कितने समय के लिए रखोगे? एज में बी प्रिस्क्राइब। रख लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट मन से हम। तो देखो ये तो आपको मालूम ही था, कैश या अक्रूवल प्लस ये मेथड ऑफ आपको एंट्री, मेथड ऑफ अकाउंटिंग और एंट्री सिस्टम डबल की सिंगल, ये ध्यान रखना। कहाँ रखना है, कितने समय के लिए रखना है, क्या लिख पाएंगे हम? नेक्स्ट, एलएलपी की एक और ड्यूटी है कि विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर क्या करना है? दे हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ, ये आ गया ना सोआ, पढ़ा था ना अभी हमने सोआ, और फिर सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। किस दिन का देना है आपको? 31 मार्च का, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर का। आप ये दो डॉक्यूमेंट फाइल करो वापस से। एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months shall file with the registrar क्या चीज? Prepare a statement of accounts and statement of solvency for the said financial year। और इसको क्या करना है? shall be signed by designated partner। ये प्रिपेयर करो, साइन करवाओ। फिर इसी साइनिंग हुए करे हुए डॉक्यूमेंट को क्या करो? फाइल कर दो। किसको कर दो? विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म इन सच फीस एज में बी। हाँ तो अभी तो पहले साइन करवा लिया, फिर क्या करवा रहे हैं? अरे पहले साइन करवा लिया, फिर क्या करवाएंगे? फाइल। बोलिए मालिक। साथ ही साथ इट शैल बी ऑडिटेड एज में बी प्रिस्क्राइब। बस बहुत है इतना ही। फेल हो गए तो 25,000 से लेके 5 लाख की लाइबिलिटी किसकी? एलएलपी की। और डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या है? 10,000 से लेके 1 लाख। तो अकाउंट्स के बारे में बातें बोलो, क्या रखना है? एलएलपी शैल मेंटेन, याद करो इंपॉर्टेंट है भैया, शैल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज में बी रिलेटिंग टू इट्स ऑफ, कैसे रखना है? ऑन कैश और अक्रूवल और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ। कहाँ रखना है? शैल मेंटेन एट इट्स रेस्ट ऑफ इट। कितने समय के लिए रखना है? फॉर द पीरियड एज में बी। साथ ही साथ 2 डॉक्यूमेंट फाइल करने। एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द ईच फाइनेंशियल ईयर शैल प्रिपेयर, पहले तो प्रिपेयर करवाओ, अ स्टेटमेंट ऑफ एंड स्टेटमेंट ऑफ एंड शैल बी, ये किसके लिए? फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। जो एंड हुआ है ना फाइनेंशियल, उसी के लिए, फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एंड सच स्टेटमेंट शैल बी साइंड, ऐसा लिख देना। फिर एवरी एलएलपी शैल फाइल विद इन स्टेटमेंट्स, जो भी ये थे ये स्टेटमेंट आप फाइल करवा लेना। बोलो भैया। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। बोलो भैया। इन सच फॉर्म बाय सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा कुछ लिख देना मन से। बोलिए दादा। फिर एनुअल रिटर्न्स के प्रोविजंस क्या हैं? सेक्शन 35 क्या बोलता है? एनुअल रिटर्न्स आपको यहाँ भी लिखा है शाल, तो करनी है या नहीं करने? कैसे होने चाहिए एनुअल रिटर्न? ऑथेंटिकेटेड कि अनऑथेंटिकेटेड? पीरियड बोलो, विद इन, कहां से? क्लोजर से। कौन से फॉर्म में? इन सच फॉर्म एंड इन सच, इन बाय सच एज में बी, मन से लिखना है ना। टाइम ध्यान रख लेना कितने दिन दिए। एवरी एलएलपी जो कि फेल हो जाती है कंप्लाई करने में शैल बी पनिशेबल विद 25,000 विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। और कोई एलएलपी का पार्टनर अगर इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर कंट्रावेन करता है तो 10,000 से लेके
1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। बोलिए दोस्तों, क्या बात समझ में आती है हमको? ये क्लियर है? चलो, प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन आपके कहाँ दिए? आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में दिए थे। यहाँ किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? यहाँ फॉर्म को, सॉरी, यहाँ फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अनलिस्टेड, तो कैसे कन्वर्ट होगा? इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, लिखा कुछ भी नहीं है। किसके अनुसार करोगे? सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, और इस एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करना, और ये शेड्यूल आपको दे ही रखे। क्या लिख पाएंगे मन से? छोटा सा क्वेश्चन आ जाए तो कभी, बोलो हाँ कि ना? बोलिए मालिक। और अगर आप ये कन्वर्जन कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ना, कन्वर्जन तो करोगे ही। तो रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑन सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई हो जाए कि जो भी कन्वर्जन करना चाह रहा है, कौन कौन कन्वर्जन करना चाह रहा था, बोलो, या तो फर्म, या फिर प्राइवेट कंपनी, या फिर ये बीच के वर्ड काट दो सारे, हैज कंप्लाइड विथ, यही लिखेगा ना रजिस्ट्रार, विथ वेरियस प्रोविजंस, शेड्यूल्स, रूल्स, तो क्या करेगा? शाल रजिस्टर द एंड इशू अ, करेगा ही ना, एलएलपी में कन्वर्ट उनको की नहीं करेगा? क्या लिख देगा उस सर्टिफिकेट में? आई लव यू, नो, स्टेटिंग दैट एलएलपी उस दिन से, ऑन एंड फ्रॉम द डेट, बोलो ना, ऑन एंड फ्रॉम द डेट, जो भी उस सर्टिफिकेट में लिखी हुई है, एलएलपी क्या हो गई है? इज रजिस्टर्ड अंडर दिस, मन से बोलो भैया, मन से बोलो, द रजिस्ट्रार, जब रजिस्ट्रार क्या हो जाए? सेटिस्फाई, ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और हैज कंप्लाइड विथ provisions of the various schedules, provisions or rules, shall register the and issue a of registration, stating that, क्या लिखेगा उसमें? that LLP is registered under this act, कब से? on and from the, आगे पीछे कर देना इसको, यहाँ पहले ले लेना ये, और फिर आखिरी में ये जोड़ देना, on and from the date specified in the, मन से लिखना है, आपको आता ही ये लिखना, इतना तो कमेंट करें मालिक, क्या लिख पाएंगे हम ये? और एलएलपी विद इन 15 डेज, जब से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करे कि हमने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। तो पुराने वाले अथॉरिटीज को बता रहे हो आप, जहां पहले रजिस्टर्ड थे, हाँ या ना? क्लियर है? बस यहाँ आगे ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये इजी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आप मन से लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, रिपीटेशन की जरूरत बहुत सारी है। 2 बार रीडिंग करेंगे तो आराम से हमारा ये कंटेंट रेडी हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोलिए दोस्तों, कमेंट करें मालिक, बताएं फटाफट से। यस दोस्तों, क्लियर, ओके। रिपीटेशन करना भैया, 2 बार तो हो जाएगा, बहुत इजी इजी पॉइंट है, बहुत सारी चीजें मन से भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। वेटेज तो मालिक 5 मार्क्स का ही है। कंपनी देख शुरू करना था मानस भाई। फाइव मार्क्स शुक्ला जी। इसलिए रीडिंग का बोल रहा हूँ 2 बार में, कि आप इसको, इस लेक्चर को, जो ये वीडियो है, इन्हीं को आप 2 बार सुन लीजिए।
3 बार सुन लीजिए जब जब फ्री हो। यस, कंपनीज एक्ट शुरू कर देते हैं थोड़ा सा आज मानस भाई, क्योंकि फिर कल पे टालेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा। आप चाहें तो 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। यस, वी हैव हाफ एन आवर, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। यस, ब्रेक ले लेते हैं।
So welcome back friends. Now we are moving towards our last part, that is Companies Act 2013 यूनिट नंबर 5 जो आपके लिए है। आ जाएं भैया फटाफट से सभी। सबसे पहला क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है? 3-4 मेन वर्ड हम यहाँ यूज कर सकते हैं। पहला, कंपनीज जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके अलावा हम इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनी जो कि एंगेज है जनरेशन एंड सप्लाई, उसको भी ले सकते हैं। एनी अदर कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हो, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। यस, रिपीट करें, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस या ये एक्ट कभी पूछ ले किस किस पे लगता था, हमारे पास 4-5 लोग हैं। सबसे पहला व्यक्ति कौन है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। तो दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज। तीसरा, बैंकिंग कंपनीज। बोलिए हमारी बैंकिंग कंपनीज के अलावा कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए एनी अदर कंपनी जिसके लिए क्या है? गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। बोलो। अब इसके ब्रैकेट में ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर प्रोविजंस लगते हैं एक्सेप्ट, अगर लिख पाओ तो बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट जब इनकंसिस्टेंट ना हो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन किसके साथ? विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999। बोलिए मालिक। दूसरा बोलो, बैंकिंग में भी 1949 के एक्ट से अगर आपके प्रोविजंस कैसे हैं? इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या लिखना है? वेयर द प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट हुए तो फिर अप्लाई नहीं होगा, तो इसीलिए एक्सेप्ट लिख दिया, तो नो लिखने की जरूरत नहीं है। बोलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट करें, क्या लाइन लिख पाएंगे? एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑफ दिस एक्ट कर देना, ऑफ दिस एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 या IRDA एक्ट 1999 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1940 या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो अपन सिंपल कर देंगे, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद दैट एक्ट, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। कोशिश कर सकते हैं निपुणा जी, वरना फिर लाइन छोड़ेंगे हम। सेक्शन 220 कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैसे डिफाइन कर रहा है? वो बहुत सिंपल बोल रहा है, कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में फॉर्म हुई है या किसी भी प्रीवियस लॉ में फॉर्म हुई है, उसको हम क्या ट्रीट कर लेंगे सेक्शन 220 में? एज अ कंपनी। बोलिए दोस्तों फटाफट से कमेंट करें। बोलिए मालिक। नेक्स्ट, फीचर्स में अगर कोई एक आध पॉइंट समझाने को आए तो कैसे हम अच्छे तरीके से समझा सकते हैं? जैसे पहला फीचर कंपनी का हम सब जानते हैं क्या है? सेपरेट लीगल। अब इसके लिए वर्ड्स क्या क्या ध्यान रखने हैं, कैसे हम आंसर को फ्रेम करेंगे? तो पहला वर्ड उन्होंने क्या लिया? मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर of a company is it acquires a unique character of being a separate legal entity। अब कहानी बनाओ, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है उसको कपड़े पहना दिया आपने, तो इंग्लिश बोलो, मैना कंपनीज इट इज अ लीगल पर्सनालिटी। बोलिए मालिक। तीसरा बोलो, व्हेन इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट एज ऑफ अ, वही सेम LLP की लैंग्वेज है ये पूरी की पूरी। वापस रिपीट करें, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कंपनी का? इज इट एक्वायर्स अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटीज। कंपनीज फॉर्म होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो इट इज क्लोज्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी, ऑलमोस्ट हैव द सेम राइट्स एंड पावर्स एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इट्स एग्जिस्टेंस इज एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स। बोलो क्या लिख पाएंगे हम सेपरेट लीगल एंटिटी में? डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वर्ड आ जाएगा। और इसीलिए बोला गया कंपनी क्या क्या कर सकती है? कंपनी कैन ऑन द प्रॉपर्टी हैव द, कैन रेज द। तो देखो पहला बोला, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बोला उन्होंने ऑन द प्रॉपर्टी, तो पहला आ गया प्रॉपर्टी, दूसरा आ गया बैंक अकाउंट, तीसरा आ गया रेज द लोन्स, और फोर्थ आ गया इनकर द लायबिलिटीज, और फिफ्थ आ गया एंटर इनटू द। 5 पावर सेपरेट लीगल एंटिटी के हमको यहां से मिलते हैं। बोलिए दादा। तो मेन वर्ड वापस से फटाफट से, सेपरेट लीगल एंटिटी में पहला स्ट्राइकिंग फीचर क्या हुआ? यूनिक कैरेक्टर ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज रजिस्टर्ड, इट इज
सेम राइट सेम पावर्स एज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या क्या कर सकती है? ऑन द प्रॉपर्टी, ओपन द बैंक अकाउंट, रेज द, इनकर द, और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 5 काम सेपरेट लीगल एंटिटी के आप जरूर लिख के आना। परपेचुअल सक्सेशन में बोलो क्या लिखोगे? मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज, जो भी स्पेसिफाइड है एक्ट में उसके आधार पर, जब तक वाउंड नहीं हो जाए तब तक तो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो बेसिकली इसने अमृत पी लिया है ना। इसको क्रिएट लीगल प्रोसेस से किया गया, खत्म भी लीगल प्रोसेस से ही करेंगे, वरना तो ये अमर है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर क्या बोलना है? कंपनी चूंकि कैसी पर्सन है, एंड क्रिएटेड बाय, तो इसको खत्म भी कौन करेगा? लॉ कैन ब्रिंग, अलॉन कैन ब्रिंग एन एंड। बोलो भैया। तो ये क्या अफेक्ट होती है? बाय द डेथ, बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स? नो, नॉट अफेक्टेड। डेथ या इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले 2-3 मेन वर्ड। पहला, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन, कब तक? अंटिल इट इज वाउंड अप बाय द एक्ट, ऐसा लिख देना, या ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द एक्ट। फिर बोलो, सिंस द कंपनी इज एन ओनली लॉ, लॉन कैन ब्रिंग एंड, जिसने पैदा किया वही खत्म करेगा। फिर बोलो, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय, बोलो, बाय डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, लिमिटेड, अच्छा ये सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन अलग से भी 6 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद लिमिटेड लायबिलिटी, ये डिपेंड करेगा ऑन द काइंड ऑफ द कंपनी ऑफ विच ही इज अ। तो लायबिलिटी, अगर आप मेंबर हो किसी लिमिटेड लायबिलिटी के, तो आपकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। बोलो भैया। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय कैसी है? मेंबर्स कितने के लिए लायबल है? ओनली टू द ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय देम। बोलो, और वो भी कब? दैट टू ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन। तीसरा बोलो, इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी लायबिलिटी कैसी है? मेंबर्स की भी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। तो बोले लायबिलिटी के बारे में क्या क्या बोलना है? बोलते जाओ मन से। द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी ऑफ विच इज अ, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड करेगी जिस काइंड ऑफ कंपनी में आप मेंबर हो उस पर। बोलिए मालिक। पहला बोलो, इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द, मन से बोलो, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर shall be limited to the, कहां तक? extent of nominal value of share held by them। दूसरा, in case of a company limited by guarantee, the members are liable only, कहां तक? to the extent of, कितना? amount guaranteed by them। और उसी के साथ बोलना है that too when company goes into। तो तीसरा बोलो, in case of a अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, द मेंबर्स लायबिलिटी विल आल्सो बी अनलिमिटेड। बोलिए मालिक। कमेंट करें मालिक फटाफट से। 3 पॉइंट याद करें हमने, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और उसी को जोड़ता हुआ अगला पॉइंट है, हम आर्टिफिशियल भी हैं और हम लीगल भी हैं। तो लीगल का सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ चुके हो वैसे। कंपनी आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं? कंपनी को आर्टिफिशियल बोल रहे हैं एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस से क्रिएट हो रहा है कि नेचुरल बर्थ हो रहा है? बोलो। ये लीगल क्यों है, जुडिशियल क्यों है? क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। बोलो, इसीलिए इसको हम लीगल बोल रहे हैं। तो पर्सन कैसे बोल सकते हैं? लीगल बोल रहे हैं वो तो ठीक है, पर्सन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपनी वर्क करती है थ्रू एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर जो एफिक्स किया जाएगा बाय द ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। बोलो, ऑन इट्स एवरी। तो यहां से यहां तक हमने उसको पर्सन प्रूव करा कि वो पर्सन है क्योंकि उसके पास कॉमन सील है। लीगल है क्योंकि उसको लॉ की प्रोसेस के थ्रू हमने क्रिएट किया है। बोलो मालिक। लाइंस देखें एक बार और फटाफट से। यस मानस भाई। केशव जी क्वेश्चन रिलेट नहीं कर पाया हमें। केशव जी आपने शायद कल केबीसी देखा है। बोलिए मालिक। तो बोलते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस रेदर देन
natural birth, it is legal or judicial, legal or judicial as it is created by law. It is a person, person क्यों मान रहे हैं, as it works through, or council is official signature of a company which is affixed by officers employees on its every document. तो कॉमन सील लगा देना ही सिंबल है ऑफ इट्स। हालांकि 2015 में जब अमेंडमेंट आया था तो उन्होंने बोला था कॉमन सील अब कैसा है, ऑप्शनल। इन केस कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील तो ऑथराइजेशन कौन करेगा, तो उन्होंने बोला बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय एक, देखो या तो 2 डायरेक्टर कर दें या फिर बोलो 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी कर दे। बोलो ना, हाँ कि ना, क्लियर है, क्लियर है, यस। तो ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पे हमने पहले उसको लीगली प्रूव करा कि वो प्रोसेस से क्रिएट होता है, लीगल है, जुडिशियल है, कॉर्पोरेट लॉ के तहत फॉर्म होता है, क्रिएट होता है। पर्सन बोला गया कि एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स के थ्रू काम करता है बट ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, तो ही इज अ पर्सन। आर्टिफिशियल वर्ड लग ही गया क्योंकि इनकॉर्पोरेशन है उसका, तो आर्टिफिशियल हो ही गया। तो यहाँ पर 3 अलग अलग चीजें समझा दी मैंने, यहाँ आर्टिफिशियल समझा दिया, यहाँ लीगल समझा दिया और यहाँ पर पर्सन समझा दिया। देख लो आंसर बहुत बढ़िया फ्रेम हुआ है। पर्सन के तौर पर जेनम जी प्रूव कर रहे हैं। मानस जी मैंने आपको मॉक टेस्ट भेजा होगा, आप उससे चेक कर सकते हैं कैसा आता है। चंद्रपाल जी ये यूनिट 12 से 13 मार्क्स की है करीब करीब। चलिए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का अगर शॉर्ट नोट अलग से आ जाए 6 मार्क्स में, अभी तो हम फीचर्स पढ़ रहे थे सारे, तो हर एक पे 2 से 3 लाइन लिखने की कोशिश करेंगे, हमने थोड़ा सा ज्यादा याद किया है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन पे अगर अलग से ही 6 मार्क्स में आ जाए तो देखो कौन कौन सी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। क्या ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया है, ये पूरा पढ़ लिया है, ये 2 पैराग्राफ तो सेम है, बोलो मालिक, हाँ कि ना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ, ये फिर वो की वही लाइन आ गई। फिर बोला गया इट इज लीगल और जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये फिर से आ गया। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज, ये नया वर्ड इसमें जोड़ दिया और उन्होंने। फर्दर कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अब यहाँ आर्टिफिशियल के साथ उन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी पॉइंट भी समझा दिया। फिर बोला गया कि इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। सबसे अच्छी बात क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी की, अच्छी बात क्या है कि मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके साथ, विद द कंपनी। नहीं आता हो तो मानस छोड़ देना, और क्या करेंगे यार। मान लो आपको क्वेश्चन 1 नहीं आता हो कंपलसरी, तो क्या करोगे, वहां छोड़ दोगे। एक और ऑप्शन है, कुछ लिखा ना अपशब्द वहां पे कि तुम्हारी तो, पर ऐसा लिखोगे तो तुम्हारा रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, वो तुमको पास ही नहीं करेंगे। मानस भाई अगर नहीं आ रहा हो क्वेश्चन तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी नहीं आए तो क्या करें, छोड़ दो। कुछ ऑप्शन है क्या, बच्चे हुए में से जितने करने हो कर देना। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द, एक्वायर द, इनकर द, और इसीलिए बोला गया इट कैन सी एंड बी इन इट्स ऑन नेम। बोलो ये सब कुछ कर सकता है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, एक्सेप्ट इसको क्या नहीं कर सकते, सेंट टू, टेक एन, कैन मैरी, प्रैक्टिस, लर्न, ये सब नहीं हो सकता ना। एक्सेप्ट करके कल पढ़ी था हमने ये सब, तो कल एलएलपी में भी पढ़ा था ये का ही। क्योंकि आर्टिफिशियल है तो इट कैन वर्क ओनली थ्रू ह्यूमन एजेंसी दैट इज डायरेक्टर्स। बोलो हाँ या ना। और इसीलिए कंपनी को क्या बोला गया, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। किस चीज का प्राइमा फेसी एविडेंस तुषार भाई। तो रिपीट करें मेन मेन वर्ड। पहला क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय, प्रोसेस है, नेचुरल बर्थ नहीं है, लीगल और जुडिशियल क्यों बोल रहे हैं, इट इज क्रिएटेड बाय, इट इज अ पर्सन सिंस इट इज being a separate legal entity can own the property, have the bank account, raise the loans, incur the liability and enter into contract। फिर बोलना even members can contract with the, acquire the,
राइट्स अगेंस्ट दी कंपनी, इनकर द लाइबिलिटीज टू इट। मेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट भी रखेगा, लाइबिलिटी भी रखेगा। इवन इट कैन बी sue एंड बी sued इन इट्स, इसीलिए तो लीगल भी बोल रहे हैं, पर्सन भी बोल रहे हैं, भले आर्टिफिशियल है। बिल्कुल मिलेंगे मानस भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना भी अटेंड करोगे उसके मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें आपको। अरे अश्मित मना क्यों कर रहा है वो? अश्मित क्या कर रहा है वो? जितने क्वेश्चन अटेंड करेगा उसके मार्क्स नहीं देगा क्या? आईसीआई कैसी बात कर रहा है अश्मित? अरे तुमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बाकी के मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? बाकी के मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या आईसीआई गुस्सा हो जाएगा? आईसीआई ऐसा हो जाएगा, कंपलसरी क्वेश्चन तो किया ही नहीं, हम मार्क्स ही नहीं देंगे। अबे ओ अश्मित क्या कर रहा है? साहिल, जितने आपसे जो बने वो कर देना यार, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी बने तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना। बाकी 5 में से कितने करने हैं? हाँ तो कर देना बाकी 4। डब्बू जी सॉन्ग मत लिखना, आईसीआई रिजल्ट होल्ड कर लेगा, विड्रॉ कर देगा आपका रजिस्ट्रेशन। अरे अश्मित मत, तू आधी अधूरी बात मत लिख भाई। ये लो, आर्यन बोल रहा है कि कंपलसरी छोड़ दिया तो। अरे आर्यन ऐसा नहीं होता है, अब भले ही एक क्वेश्चन अटेंड करो उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ओके अश्मित भाई, तो पूरी बात लिखो अश्मित, आई लव नहीं बोलते, आई लव यू बोलते हैं। कोई भी गलत चीज मत लिख के आना कॉपी में, कोई साइन बना के मत आना गलती से भी, श्री ना या हैशटैग, ऐसे कोई साइन तो नहीं बनाओगे ना तुम कॉपी में ऐसे कि कुछ लोग श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, वो कॉपी में अलाउड नहीं है, चीटिंग है ये। ऐसा किसी की इच्छा हो जाए कि मैं तो ऐसा साइन बना के आ जाऊं, पेपर अच्छा जाए तो। हाँ तो ये वाला अच्छा, रेड कलर से बनाऊं तो दिखेगा ऐसा, ये वाला। ऐसा कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में। हाँ हाँ, जितना करोगे आर्यन उतने के मिलेंगे, बहुत सिंपल आर्यन। हाँ इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा एक बार ब्लैक पेन के, जो बोला जाए वो फॉलो करें जश्न जी। ये अनफेयर मीन्स में चला जाएगा ऐसा कुछ भी करना, तो कुछ भी लिख के मत आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पिछली बार 2 लोगों का रिजल्ट होल्ड हो गया था, आया भी नहीं रिजल्ट फिर उनका। हाँ यार चंद्रपाल देखना यार। हाँ बाकी के 5 नहीं होते मानस जी, मानस जी ऐसा नहीं होता है। मैम अपनी घर की खेती थोड़ी नहीं चल रही है। जब इंस्टीट्यूट बोल रहा है पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, आप ड्रॉप कर दो तो कर दो। अब 5 में से जब उन्होंने 4 बोला तो आप 5 में से 5 कैसे कर सकते हो? पूजा जी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ये तो, नहीं बना सकते कबीर जी। नंबरिंग डालेंगे, कोई हैशटैग वैशटैग नहीं चलता एग्जाम में, नंबरिंग करो 1 2 3 4 ABCD। नहीं कोई बुलेट्स नहीं, क्या होती बुलेट्स? ये किसको गोली मारनी अपने को? पागल जैसी बातें कर रहे हो, काय की बुलेट? ये क्या होती है बुलेट? बुक लिख रहे हो कि आंसर लिख रहे हो? काय के बुलेट्स? अरे या तो 1 2 3 4 लिखो, ABCD लिखो, ऐसा कुछ एरो बना दो, चलो अच्छा है। पर पॉइंट लिखते हैं तो 1 2 3 4 आना चाहिए। डब्बू जी इसीलिए 2 मार्क्स काट के फेल कर दिया आपको, आप सॉन्ग लिख के आ गए थे ना। एग्जाम देने जाना जरूरी नहीं है सावित्री जी, घर पे आके ले लेंगे वो। हाँ एरो चला लेंगे वो, चलाओ ना नैनो से बाण रे, चला लेंगे तुषार भाई एरो तो। सावित्री बोथरा जी, रिजल्ट होल्ड होने का मतलब फेल होना भी होता है मानस भाई। फेल हो जाना ही रिजल्ट होल्ड हो जाना ही एक तरह से। एग्जाम देने जाना जरूरी है क्या? वैसे तो कोई जरूरी नहीं है सावित्री जी। चलिए आते हैं मुद्दे पे वापस। आर्टिफिशियल लीगल के बाद, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी अगर अलग से कितने मार्क्स में आता है दोस्तों? विद इन
6 मार्क्स अगर आए तो हम किन किन बातों को लिखेंगे? देखो पहला पैराग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा पैराग्राफ हम ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं। यहां से आंसर आप रेस करोगे और थोड़ा सा बढ़ाओगे। फेल होने में मार्कशीट आती है सार्थक भाई, मार्कशीट सबको मिलती है। क्या 2 पॉइंट और बढ़ाने पड़ेंगे हमको सेपरेट लीगल एंटिटी में? ध्यान से देखें, पहला आप बढ़ाएंगे कि एट लॉ इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन, ये वर्ड यूज करना है आप। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पर्सन, किससे? फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसकी पर्सनालिटी कैसी मानी जाएगी? डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द पर्सनालिटी ऑफ दोज हूम, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया उनसे अलग मान ली जाएगी। बोलिए दोस्तों, क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आई? क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा भैया। चलिए मालिक, शुरू करते हैं कहानी आगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमको देखना है, यस, चलिए नेक्स्ट पार्ट जो एक और लिख के आना है वो है इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी कैन एक्वायर द राइट, यही सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट है। केपेबल ऑफ एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम, ये भी आप जोड़ सकते हो। आंसर्स को एड ऑन कैसे करना है वो देख लो। आर्टिफिशियल में आपने ये सब बातें ऑलरेडी यहाँ पे देख ली थी, उसी में 2 पॉइंट और बढ़ा रहे हैं हम। आर्टिफिशियल में ही ये वाला पॉइंट बढ़ाया आपने, मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन जो कर सकता है वो सब एक कंपनी भी कर सकती है, ये उसके राइट्स की बात हो गई। और सेपरेट लीगल एंटिटी में भी जो 2 पैराग्राफ ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं, उसके अलावा आप एक तो ये बोल सकते हो कि इसकी डिफरेंट पर्सनालिटी है, किससे? जिन लोगों ने इसको क्या किया था, कंपोज किया था, बनाया था। और दूसरा लिख सकते हो कि मेंबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अपने लिए 6 मार्क्स में ऑलरेडी 4 पैराग्राफ कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन कॉर्पोरेट विल, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। आज आप बहुत सारे लोग नशे में ही दिख रहे हैं, क्योंकि अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं सब।